हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर होते हैं। और ये जो चैप्टर है, पहले मैं इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बता दूं, जैसे कि मेरी आदत है, गंदी आदत है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर आपकी लाइफ में। हाँ सर, मेरी लाइफ में जी। हम लोग इस चैप्टर का नाम देते हैं ट्रस्ट। बेसिकली ट्रस्ट हम नहीं, हम लोग असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट की बात करेंगे। इसका मतलब हमें ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है, सोसाइटीज क्या होती हैं, हमें इनसे क्या लेना देना सर। यहां तो हम लोग टैक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे, केवल ट्रस्ट के ऊपर कैसे टैक्सेशन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। वी आर हेयर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग दैट। तो केवल अगर ये जानना हो कि ट्रस्ट के ऊपर असेसमेंट कैसे होता है, आप लोग कुछ समय बाद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आप चाहे लॉयर बने, सीए बने, सीएस बने, सीएमए बने, कुछ भी बने, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात आएगी कि सर आपने ट्रस्ट का असेसमेंट पढ़ाया था, कौन से ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट, ट्रस्ट बनता कैसा है, हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट है, बस यही है ट्रस्ट। क्या इसको आप ट्रस्ट बोलेंगे? ना, ये वो ट्रस्ट नहीं है। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं, ये वो ट्रस्ट नहीं है। विश्वास की परंपरा, उसको रखो किनारे। हम बात करेंगे ट्रस्ट की। ट्रस्ट होते हैं तीन तरीकों के। कितने तरीकों के? तीन तरीकों के। जितने भी ट्रस्ट होते हैं उसमें ये तीन पार्टीज जरूर इन्वॉल्व होती हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट पर जाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग इट इन अ बेटर वे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ट्रस्ट फर्स्ट। तो आज का ये लेक्चर हमें इसी को डेडिकेट करना है। किसको डेडिकेट करना है? ट्रस्ट को डेडिकेट करना है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ट्रस्ट। मैं अब यहां पर ट्रस्ट के बारे में सिविल लॉज वगैरह नहीं बताने जा रहा हूं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। हाँ, रेफरेंस जरूर दूंगा, लेकिन ये तो पता चले कि ट्रस्ट होते क्या है। ये पेन है, मैंने ये पेन आपको दी, मान लेते हैं दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब ये एसेट मैंने प्रॉपर्टी आपको दी और मैंने कहा इसका ये यूज करना, इसका फायदा इन लोगों को देना। दिस इज द ट्रस्ट, दिस इज द ट्रस्ट। मैं ट्रस्टी हूं ना सर, ट्रस्टी तो हम हैं, आप ट्रस्टी हो, हम आपके साथ एक ट्रस्ट एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। मैं ट्रस्ट के अगेंस्ट आपको एक प्रॉपर्टी या एसेट दे रहा हूं ताकि आप उनका बेनिफिट दूसरों को दे सकें, और मुझे कहा जाएगा ऑथर या सेटलर। हेटलर नहीं, ऑथर या सेटलर। ये ऑथर या सेटलर मैं हूं। मैं ट्रस्ट लिखूंगा, आपके साथ एग्रीमेंट बनाऊंगा। यू विल होल्ड द प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्टी। It doesn't mean at all that you are the holder of the property and the benefit arises from the property will be taken by you. नहीं, जो भी उससे बेनिफिट अराइज होगा वो जो ट्रस्ट डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप उस ट्रस्ट एसेट का यूज करेंगे, उससे जो बेनिफिट अराइज हुए हैं उसका यूज करेंगे। इसका मतलब एक ऑथर होता है, इट्स मी राइट नाउ, एक आप होते हैं, इट्स यू, और एक एसेट होती है, ओके, एक सेटलर जिसको हम कभी कभी ऑथर भी बोलते हैं, और जिसके बेनिफिट के लिए ये एसेट दी गई है वो होते हैं बेनिफिशियरीज होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारी पार्टीज हैं। चलें आगे बात आएगी इसकी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ट्रस्ट तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक ट्रस्ट, एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट, एक होता है पब्लिक कम प्राइवेट ट्रस्ट।
पब्लिक ट्रस्ट में पब्लिक एट लार्ज बेनिफिशियरीज होते हैं, पब्लिक एट लार्ज बेनिफिशियरीज होते हैं। कुछ सेक्टर्स भी अगर हो, पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी हो, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब पब्लिक होनी चाहिए। इज इट क्लियर? प्राइवेट ट्रस्ट में बेनिफिशियरी जो होते हैं वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई फैमिली हो सकती है। एक एक्स है, उसने, उसका जो बेटा है वाई, ये अभी माइनर है, इसने जाते जाते जब दुनिया से टाटा बोल रहा था तो इसने मिस्टर जेड को कहा कि मेरी ये प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्ट तुम रखो, इससे इसकी देखभाल करना, इसके खर्चे मीट आउट करना। इट मीन्स बेनिफिशियरी इज मिस्टर वाई एंड द ट्रस्टी इज मिस्टर जेड एंड द ट्रस्ट एसेट इज प्रॉपर्टी एंड द ऑथर इज एक्स। लेकिन ये प्राइवेट ट्रस्ट है, फैमिली के लिए है। प्राइवेट ट्रस्ट कितने तरह के होंगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। समझ में आई हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां मिस्टर एक्स है, इसने मिस्टर जेड को ट्रस्टी बनाया और अपनी प्रॉपर्टी दे दी। इसने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी से इनकम होगी ना, उससे लोगों को मेडिकल रिलीफ दे देना। क्या दे देना? मेडिकल रिलीफ, यानी लोगों की सहायता करना, दान पुण्य कमाना, बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करना, योगा का काम करना, गरीबों की सहायता करना, ये आएगा, सारी चीजें इसमें आएंगी। हाँ, ये हो गया पब्लिक ट्रस्ट, ये हो गया प्राइवेट ट्रस्ट। और एक होता है पब्लिक कम प्राइवेट ट्रस्ट, यानी कुछ हिस्सा एसेट के बेनिफिट का पब्लिक पर्पस के लिए जाएगा एंड पार्ट ऑफ द बेनिफिट विल ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिशियरी। इज इट क्लियर? दोनों का मिक्सचर होता है। तो फिलहाल हम अब जो आगे बात करेंगे पूरा कंसंट्रेशन इन दो लोगों पर लगाएंगे। किन पर? किन पर? केवल और केवल पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट, क्योंकि ये तो दोनों का मिक्सचर है। ये पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, ये प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है। जब भी पब्लिक ट्रस्ट की बात आएगी फिर से ये दो पार्ट में टूट जाएगा। पहले को हम कहते हैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरे को कहते हैं पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। अच्छा जी, तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। अगर हम इंडिविजुअल या फैमिली बेनिफिशियरीज की बात करें तो हमारा प्राइवेट ट्रस्ट भी दो तरह का होता है। पहला कहलाता है प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट, and second one is private discretionary trust. प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। ये प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट क्या है? अरे ये तो अब पक्का पता चल गया हम लोगों को सर। होता क्या है कि जो कुछ लोगों को बेनिफिट देने के काम आता है ना, वो हमारा प्राइवेट ट्रस्ट होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, यानी पब्लिक एट लार्ज इसमें शामिल ना हो। तो यहाँ प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट क्या है और प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्या है? यहाँ पर बेनिफिशियरी के शेयर जो होते हैं, बेनिफिशियरीज शेयर्स आर डिफाइंड। ओके, यानी कि बोल दिया गया ये मिस्टर एक्स का 20% हिस्सा रहेगा प्रॉफिट में। जितना भी बेनिफिट अराइज होगा उस प्रॉफिट से, ट्रस्टी उसका 20% एक्स को देगा, ट्रस्टी उसका 30% वाई को देगा, ट्रस्टी उसका बाकी हिस्सा जेड को देगा, कुछ इस तरह से। यानी बेनिफिशियरीज का जो शेयर्स है वो डिटरमाइंड है और शेयर्स आर नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो इसका मतलब नाउ द ट्रस्टी विल डिटरमाइन द शेयर्स इन ईच एंड एवरी ईयर। ओके, ये तो बहुत लोचा है भाई। ट्रस्टीज के ऊपर ये छोड़ दिया गया। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है इच्छा। किसकी इच्छा? वो ट्रस्टीज की इच्छा है। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल टू द ट्रस्टीज। They can define it in each and every year that how much the benefit will be transferred to which one beneficiary, to whom.
ये डिफाइन करना अब ट्रस्टी का काम है, वो कहलाएगा प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। एक होता है प्राइवेट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है नॉट एट ऑल, अब इस पे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस नहीं आएगा, जिसका जितना शेयर है दे हैव टू अलॉट दैट परसेंटेज और द अमाउंट ऑफ बेनिफिट। तो ये तो हमें क्लियर हो गया सर कि 3 तरह के ट्रस्ट होते हैं, पहला कहलाता है प्राइवेट ट्रस्ट, दूसरा कहलाता है पब्लिक ट्रस्ट और तीसरा कहलाता है पब्लिक कम प्राइवेट ट्रस्ट। अगर हम पहले की बात करें पब्लिक ट्रस्ट की, तो 2 तरीके के पब्लिक ट्रस्ट हो गए जिनमें बेनिफिशियरीज पब्लिक एट लार्ज होती हैं। दो तरह के पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, पहला होता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरा होता है पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। बात करेंगे, अभी तो कहानी शुरू हुई है। और दूसरा है प्राइवेट ट्रस्ट, और जब प्राइवेट ट्रस्ट की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल या फैमिलीज के बेनिफिट के लिए होता है, जिसमें सर्टेन पर्सन होते हैं। 2 तरह के, प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। डिस्क्रिशनरी इच्छा का मतलब है इच्छा है, और वहां पर ट्रस्टीज को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो जिस डिफाइन कर सके बेनिफिशियरी के परसेंटेज और शेयर्स को कितना बेनिफिट देना है, जबकि यहाँ स्पेसिफिक ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। रिवीजन भी हो गया, थोड़ा आगे चलें जी सर। स्पीड में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारे असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट से चूंकि इतना ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन इसको बिना जाने अगर हम आगे काम करेंगे तो हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। हमें हमेशा क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमने जो स्टडी की थी वो किस तरह के ट्रस्ट के बारे में स्टडी की थी। हमें ये तो पता चलना चाहिए कि आगे जो हमारा टारगेट है, जो काम करने जा रहे हैं आगे, किसको बेस लेकर के चल रहे हैं, इसको या इसको, देखा जाएगा। अभी उसी की बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन आज तो हम लोग केवल यही जानेंगे कि ट्रस्ट होते क्या हैं और कितने तरीके के होते हैं। ये आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास समझ लीजिए, या यह समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही निहायत ही जरूरी क्लास है। तो आते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से होता है। 1882 के हिसाब से होता है, और इसके लिए नो एनी स्पेसिफिक एक्ट। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, बोलने से पहले जरा सोचिए। क्या सोचना भाई, इसमें सोचना क्या है? नहीं सोचूंगा मैं, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। तो सर आप मतलब कैसे ट्रस्ट डीड कैसे बना लेंगे? आते हैं, ट्रस्ट डीड की जरूरत इसमें है, इसमें ट्रस्ट डीड की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट डीड नॉट नेसेसरी। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप? बोलने से पहले एक बार सोचिए तो। नहीं सोचूंगा मैं नहीं सोचने वाला कि इसमें ट्रस्ट डीड की जरूरत नहीं होती। तो क्या आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप बोल देंगे और मान जाएंगे ये ट्रस्ट हो जाएगा? आप अपने वर्ड्स पर कायम रहें न रहें, मान लीजिए आपने कह दिया मेरी ये प्रॉपर्टी अब ले जाओ, इसका पब्लिक यूज करो, तो क्या वो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा? आपका जवाब बिल्कुल सही है। यस, ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय वर्ड्स। कितनी बड़ी बात आज समझ में आई है हमको कि ट्रस्ट के लिए कोई एक्ट नहीं है, ट्रस्ट के लिए डीड होनी जरूरी नहीं है, और तो और ओरल ट्रस्ट भी हमारा एक वैलिड ट्रस्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड ट्रस्ट होगा। क्लियर? लेकिन हम किसी चीज को ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही किसी चीज को हम रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। जाओ ट्रस्ट बन गया, कोई तो गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई तो गाइडलाइंस हो जिनसे ये एक्ट, जिनसे हम ट्रस्ट को फॉलो कर सके, उनके रूल्स रेगुलेशन तय कर सके। फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट के अलावा किसी के लिए भी पब्लिक ट्रस्ट के लिए कोई एक्ट नहीं है। तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए हमें जो गाइडिंग रूल्स देते हैं या गाइडिंग एक्ट हैं, मैंने ये नीचे कुछ लिखे हुए हैं, उनका मैं नाम पढ़ देता हूं। पहले तो एक ये ट्रस्ट है, सामने ही आ गया, जो प्राइवेट ट्रस्ट पर एप्लीकेबल होता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये पहला है। दूसरा
Religious Endowment Act 1863, okay, Charitable and Religious Trust Act 1920 and Bombay Public Trust Act 1950. ये 4-5 एक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको रिलाय करना पड़ता है, जो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स देते हैं कि हाउ टू फॉर्म, हाउ टू क्रिएट अ लीगल ट्रस्ट. लीगल तो वर्ड से भी हो सकता है, माउथ से भी हो सकता है, ओरल ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन चूंकि ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव और अटेन कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, तो बेटर टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट. इसीलिए ट्रस्ट डीड की बात बार बार कही जाती है. जी सर, ये सारी चीजें मैंने आपको एक चार्ट के तौर पर दे रखी हैं. हमें नहीं लगता इसमें अब कभी आपको कोई दिक्कत आएगी. फिलहाल यहां तक तो इतना इंपॉर्टेंट था. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें प्राइवेट ट्रस्ट की, जिसमें ट्रस्ट डीड होती है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं. स्पेसिफिक ट्रस्ट हो सकता है और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट हो सकता है. लेकिन इसके अलावा जो 4 लाइन में पढ़ने जा रहा हूं, ट्रस्ट आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज. ठीक है, तो उनका टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग होगा. ठीक है. सिंस द इनकम ऑफ अ प्राइवेट ट्रस्ट इज अवेलेबल ओनली टू अ बेनिफिशियरी, दे आर टैक्स्ड ओनली टू द बेनिफिशियरी, नॉट only to the beneficiaries, they are taxed accordingly to the structure in which the income is received. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमें किसके ऊपर टैक्स लगाना है? बेनिफिशियरी के ऊपर या ट्रस्टी के ऊपर? आगे दिया हुआ है टैक्सेबिलिटी. When the individual shares of income in a private trust is indefined, tax in the hands of the respective beneficiary. When the shares are not defined, then in that case the beneficiary will be charged to tax. Beneficiary will be charged to tax. किसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? बेनिफिशियरी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. But since the income tax imposes the liability to pay tax on the trustee, since income tax imposes the liability to pay tax on the trustee in respect of any income which he receives or is entitled to receive on behalf of for the benefit of the person, फलाना दिमाग का अभी हम इसके पीछे जा ही नहीं रहे. आप सीधी सी ये बात करिए ना सर. तो सर ये बताइए टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होती है और कौन बंदा कैसे टैक्स देता है? पब्लिक ट्रस्ट में क्या होगा, प्राइवेट ट्रस्ट में क्या होगा? अगर हम बात करें सबसे पहले प्राइवेट ट्रस्ट की, तो मैंने कह दिया यहां पर बेनिफिशियरीज के शेयर्स डिफाइंड होते हैं, तो लगा दो ना बेनिफिशियरीज के ऊपर टैक्स. दिक्कत क्या है? जैसा नाम वैसा काम. और यहाँ पर ना किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे? चूंकि ट्रस्टीज के ऊपर रहता है किसको कितना हिस्सा देना है. लगा दो ट्रस्टी के ऊपर टैक्स. और मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये 8 से 10 लाइनें आपके लिए, और आप देखिए कितना मजा आता है. और सिंपल है, मैं प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ. ट्रस्ट आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज एंड सो टैक्स्ड सेपरेटली. ठीक है. सिंस द इनकम ऑफ अ प्राइवेट ट्रस्ट इज अवेलेबल टू द बेनिफिशियरीज, दे आर टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. ठीक. Taxability. When the individual shares of income in a private trust is definite, then the income is taxed in the hands of the respective beneficiary. But since income tax imposes the liability to pay tax on the trustees in respect of any income which he receives or is entitled to receive on behalf or for the benefit of the person, the tax can be levied and recovered from a representative assessee which is trustee. भले ही यहाँ डिफाइंड हो, बेनिफिशियरीज के शेयर्स डिफाइंड हो, द टैक्स शुड बी चार्ज फ्रॉम द बेनिफिशियरी, बट द पर्सन हु रिकवर्स द अमाउंट, बट द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव द बेनिफिट arises from the property will be charged to tax, not as an assessee but as a representative of the assessee. Actual assessee is your beneficiary, but the representative assessee is your trustee. Then why not to charge tax directly on them? Because they are the first person who receives the income on behalf of the whom? On behalf of the assessee, means beneficiary. G. The same is not true for a discretionary trust. Okay. Since the share of income is not defined and trustees decide the distribution of the same among the beneficiary, the income of such trust will be charged to tax in the hands of the trustees. यहाँ सोचना मना है. They are not to be charged tax on behalf of the beneficiary. They are not to be charged tax as an representative of the assessee. They will be charged
in their own capacity, means trustee, because the shares of the beneficiaries are not defined, but here the shares of the beneficiaries are defined, and hence the assessees are beneficiary, but the actual recipient of the income is trustee, and hence the trustee will be charged to tax as an representative of the assessee. Is it clear? अब तो दिक्कत नहीं है कि नहीं सर, तो हम इस टॉपिक को अब आगे से खत्म कर देंगे, यानी कि अब हम आगे से प्राइवेट ट्रस्ट की बात ना के बराबर करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये सर आगे जो पूरा चैप्टर आप पढ़ाएंगे वो केवल और केवल पब्लिक ट्रस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। जी हाँ जी, मैं आपको केवल और केवल पब्लिक ट्रस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। इसका मतलब हम लोग जो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट करते हैं नॉर्मली आप कह सकते हैं कि वो पब्लिक ट्रस्ट होता है। जी सर, बिल्कुल आप सही पहचानते हैं, वो केवल और केवल पब्लिक ट्रस्ट होगा, प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर हम पब्लिक ट्रस्ट के फॉर्मेशन की बात करें तो हम एक ट्रस्ट बना करके पब्लिक ट्रस्ट को बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। हम पब्लिक एक कंपनी गारंटी द्वारा जो लिमिटेड होती है, कंपनी फॉर्म लिमिटेड गारंटी, उसको बना सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसको बना सकते हैं। जैसे आप लोग सेक्शन जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड कंपनियां होती थी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसको आप बना सकते हैं। तीसरा, आप सोसाइटीज एक्ट में चले जाएं, सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्ट्रेशन करवा लें तो हम वहां पर जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चाहे कंपनी बना रखी हो ट्रस्ट में, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चाहे ट्रस्ट बना रखा हो, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आपने अपनी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, हम तीनों की बात करते हैं और तीनों के केस में टैक्सेशन मैटर कोई फर्क नहीं करता। चाहे आपने सोसाइटी एक्ट में काम किया हो, चाहे आपने ट्रस्ट बनाया हो, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, आपने कंपनी ही क्यों ना बनाई हो, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, पब्लिक कंपनी गारंटी, गारंटेड कंपनी, ठीक है ना। तो सेक्शन 25 आपको मालूम था, जिसमें हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज रजिस्टर करवाते थे। आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि अब तो ये समझ में आ गई कि हम आगे से किसी की भी बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल इनकी बात करेंगे। ऐसे ट्रस्ट की जो ओरल है, ऐसे ट्रस्ट की जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे ट्रस्ट की जिसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है और जो गाइडिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है डिफरेंट एक्ट्स का, चाहे वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 हो, चाहे वो आपका रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट हो, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट हो, चाहे वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट हो, उनके फॉलो करेंगे। द फॉलोइंग आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड ट्रस्ट। एक वैलिड ट्रस्ट होने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ट्रस्ट होने के लिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने जरूरी हैं। देयर मस्ट बी एन ऑथर, ओके, बता दिया था। The author or the settler refers to the person who set aside certain properties for the benefit of the beneficiaries. ये ऑथर ही होगा जो ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगा। There must be a trustee. Okay, the trustees are the person who manages the property for the benefit of the beneficiary as per the trust deed. It means कि मैक्सिमम केसेस में अगर मैं कह सकता हूँ, नॉर्मली it is important to have the trust deed, ताकि आप जो ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट कर रहे हो ट्रस्टीज के फेवर में, ताकि वो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दे सकें, वो सही तरीके से काम कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि ट्रस्ट डीड होना चाहिए। बेटर टू हैव द ट्रस्ट डीड। देयर मस्ट बी अ बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरीज, देयर मस्ट बी अ क्लियरली delineated trust properties and the object of the trust must be specific. जी सर, rectification of the object, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज है रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने कोई ट्रस्ट बनाया, आप ट्रस्टी हो, बेनिफिशियरी कोई और है, क्या अब इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है ट्रस्ट डीड बनने के बाद? मैं अगर बात करूं पब्लिक ट्रस्ट की तो ध्यान देना वो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैक्स केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो कब पॉसिबल है? केवल एक ही जगह पॉसिबल है, अगर आप कोर्ट की सहायता ले। स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के मुताबिक अगर आप काम करें,
स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के मुताबिक अगर आप काम करें और आप कोर्ट की शरण में जाएं तो हो सकता है आपके ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए। अगर मैं बात करूं पब्लिक ट्रस्ट की तो जी, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट में भी अगर कहीं ट्रस्ट डीड में ऐसा लिखा है कि ट्रस्टीज हैव देयर पावर टू अमेंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, देन दे कैन डू सो विदाउट डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द कोर्ट। वो अपने आप कर सकते हैं, फिर तो चेंज वहां कोई टेंशन या लोचा नहीं होता। लेकिन अगर हम प्राइवेट ट्रस्ट की बात करें तो सारे के सारे बेनिफिशियरीज अगर रिटन में बोल दें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इस ट्रस्ट डीड में या इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस कर दिए जाएं। इफ द बेनिफिशियरी हैव नो एनी प्रॉब्लम देन वेयर इज द प्रॉब्लम? इफ द कंसेंट ऑफ ऑल द बेनिफिशियरी हैव बीन गॉट बाय द ट्रस्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब आप उसमें रेक्टिफिकेशन या अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये वो था जो मुझे आपको बताना था। बेस, बेबी को बेस पसंद है, गाना था ना जी। तो अब आते हैं ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। इसको मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा जो मैं अभी बोल रहा हूं। केवल जाते जाते आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रस्ट को क्या डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में। तो याद रखें, इनकम टैक्स एक्ट में ट्रस्ट को डिफाइन किया ही नहीं गया है। इनकम टैक्स एक्ट में ट्रस्ट को डिफाइन किया ही नहीं गया है। ट्रस्ट नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट बट एज पर द डिक्शनरी मीनिंग इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट, यानी एक व्यवस्था बनाई गई है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है बाय विच प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू और वेस्टेड इन अ person to use and dispose it of for the benefit of another person। जी सर, हमको समझ में आ गया। ऑथर होता है जिसको हम सेटलर भी कहते हैं, ट्रस्टी होते हैं और बेनिफिशियरीज होते हैं। दैट्स इट, मुझे ये आपको आज बताना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जब हम आप बात करेंगे सीधे और सीधे अटैक करेंगे हम लोग असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट पर। किस असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट पर? ये है असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, हम इसकी बात करेंगे। ये क्या होगा इसकी बात किसी और चैप्टर में एओपी और बीओआई चैप्टर में जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। आज की मुलाकात बस इतनी। ये वो एक्स्ट्रा सेशन था जो मुझे आप लोग को देना था ताकि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आए कि असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट के बारे में हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा और बाय बाय।